नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे तेजिंदर सिंह बग्गा, जिनको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब तक किस तरीके से आज हंगामा देखने को मिला, दिन भर ड्रामा देखने को मिला। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आज दिन भर ड्रामा देखने को मिला। पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंच गई। आरोप है कि तेजिंदर को पुलिस ने घसीटकर उनके घर से बाहर निकाला और जब उनके पिता ने घटना को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया तो पुलिस दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ पुलिस ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई और बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। आज केजरीवाल का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया। मुझे ध्यान है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आप वो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था कि जिस दिन हमारे पास पुलिस आ जाएगी उस दिन हम बता देंगे और हम इन लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करेंगे। और आज वही काम पंजाब पुलिस के द्वारा केजरीवाल करा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही नहीं, जो राजनीतिक दल या जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं, केजरीवाल से सवाल खड़ा करते हैं, उनको नोटिस पहुंच जा रहा पंजाब पुलिस का, उनके ऊपर पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बग्गा ने धमकी दी थी। बीजेपी एक आरोपी को बचाने का काम कर रही है। हालांकि इस गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर निकली पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक दिया। घंटों तक ड्रामा चलता रहा। आखिर में पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। इस तरह से बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक सियासी महाभारत चलता रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बग्गा की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए आफत बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कुल 18 एजेंडे बैठक में रखे गए थे। सीएम ने बताया कि कुल 18 एजेंडे कैबिनेट में रखे गए। इंजीनियरिंग के ठेके देने वाले काम को ऑटोमेटिक किया गया। सीएम ने बताया है कि अब ठेकेदारों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहरों में जमीन की सब डिवीजन की पॉलिसी में कई जमीनों के बंटवारे पुराने थे, जिनमें बदलाव किया गया है। तो वहीं तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सीएम ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली से अगर उन्हें अरेस्ट किया तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। एक तो जो हमारा जो इंजीनियरिंग के काम है, जिसमें ठेके दिए जाते हैं, टेंडर होते हैं, उसको हम एक ऑटोमाइजेशन जोन में लाए हैं कि अब जो ठेकेदार हैं उनको सबको अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। उनकी श्रेणी A, B, C की कौन सी श्रेणी होगी, और जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जिनका होगा, उनसे हम ये जो ठेके से पहले लिया जाता है अर्नेस्ट मनी, वो अर्नेस्ट मनी उनसे नहीं ली जाएगी। सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स शहरों के अंदर बहुत पुरानी जो स्कीम है, जिसमें टीपी स्कीम है, जिसमें रिहेबिलिटेशन स्कीम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे एरियाज हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले
पार्टीशन के बाद की कई ऐसी कॉलोनीज, उसमें कंडीशन थी कि उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते, लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ा बदल गई, एक एक परिवार के भाइयों में आगे बंटवारा हो गया, तो उन मकानों की जो अभी तक डिवीजन करते थे वो इलीगल थी, लेकिन अब उसको हमने ऑथराइज कर दिया है। शर्त एक ही रखी है कि डिवीजन होने के बाद उस प्लॉट का साइज 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से, तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी चलेगी, लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे। नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। देखिए पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई, और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। बैठक में कुल 18 एजेंडे रखे गए। ठेकेदारों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी कि ठेकेदारों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर अर्नेस्ट मनी नहीं ली जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के अंतर विभागीय तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ जानकारी दी गई, आपको बता रहे हैं। ग्रुप डी के कर्मचारियों के अंतर विभागीय तबादले हो सकेंगे। इसके साथ ही शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 एकड़ पर लाइसेंस ले सकेंगे। इसके अलावा 10% जमीन सरकार को पब्लिक यूटिलिटी के लिए देनी होगी। कैबिनेट में क्या कुछ फैसले हुए ये आपको बता रहे हैं। एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हांसी के डंपिंग ग्राउंड के लिए 17 एकड़ जमीन नगर पालिका को दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आज इस कैबिनेट की बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है, और कुछ ऐसा देखने को भी मिला। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। आप नेता अशोक तंवर ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बयान देते हुए कहा है कि अगर पुलिस इसी तरह से लड़ेगी तो न्याय कैसे होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी ही। जो है तूफान भयंकर सुनामी का रूप धारण करेगा। वैसे तो मौसम की दृष्टि से देखोगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो एहसास सत्ता पक्ष को भी हो चुका है और उनके साथ मिले हुए विपक्ष को भी हो चुका है। जो सांठगांठ और मिली भगत से राजनीति करते आए हैं लोग, पिछले जब से हरियाणा बना है, तो मुझे लगता है कि अब लोग उस नापाक रिश्ते को पहचान चुके। अंबाला में आम आदमी पार्टी अब बदलेगी हरियाणा रैली करने जा रही है, यानी कि बदलेगा हरियाणा रैली इसको नाम दिया गया है। रैली को संबोधित करने के लिए 29 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अंबाला में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता पहुंचे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में युवाओं को रोजगार देना बताया गया। आम आदमी पार्टी के निमंत्रण पे 29 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। अब बदलेगा हरियाणा।
रैली को संबोधित करने के लिए। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा भी दिल्ली की तरह बदले, हरियाणा में भी अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज हो, हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, हरियाणा के अंदर कानून का राज हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से इस बात का आगाज होगा। 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी यहां पर पहुंच रहे हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर रैली के अंदर कार्यकर्ता भाग लेंगे। पूरे हरियाणा से लोग इसके अंदर आएंगे। 29 मई को सुबह 11 बजे का समय इस पे रखा गया है। रैली कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुझे अरविंद जी ने बतौर सांसद प्रभारी इसका संयोजक बनाया है रैली कोऑर्डिनेशन कमेटी का। हमारे साथ में अनुराग ढांडा जी होंगे, दिनेश प्रताप जी होंगे, महेंद्र चौधरी जी होंगे, प्रवीण प्रभाकर जी होंगे, चौधरी निर्मल सिंह जी होंगे, श्री अशोक तंवर जी होंगे, बीके कौशिक जी होंगे, सुखबीर चहल जी होंगे। नूंह जिला सचिवालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उपायुक्त अजय कुमार और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जिले के 4 विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें जिले में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और आम जन की भूमिका पर चर्चा हुई, जिसमें विधायकों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिले के 4 विधायकों ने एक सुर में बोलते हुए कहा कि जिले के सदियों पुराने भाईचारे को किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों समाज में कुछ सीमित असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को वो कामयाब नहीं होने देंगे। जिले में गौहत्या, गौ तस्करी सहित अन्य प्रकार के गलत काम करने वालों का वो पहले ही विरोध करते रहे, आगे भी उनका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। इसके लिए अपने स्तर पर पुलिस प्रशासन की हर संभव मदद कर शरारती तत्व समाज से खदेड़ने का काम भी करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र काफी। महेंद्रगढ़ के गांव पोता में देर शाम एक छात्र पर गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल के ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था। इस दौरान कुछ युवक ग्राउंड में आ गए और उससे गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद उन्होंने बंदूक निकालकर उस पर फायर कर दिया। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। सर, हम बास्केटबॉल खेल रहे थे तो प्रीतम आके हमारे पास आके नूले बास्केटबॉल इधर दे मुख क्यों दे, हम खेल रहे हैं। जब आके नूले तू ऐठ में बात करने लग गया था। वो नूला मैं मेरे भाई को बुला के लेता हूँ, शुभम को मुख बुला ला। फिर मैंने मेरे पापा को फोन किया, मेरे पापा आके बोला क्या बात होगी। मेरे पापा आया, जब वो नूला तुम्हारे गोली मारूंगा। जी लोग थे 4 और ये बच्चा हमारे वाला बच्चा वहाँ स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहे थे और अनेक बच्चे थे। वहाँ एक इनका बच्चा छोटा था, वो जाके बोला भाई बास्केटबॉल मेरे को दे। ये हमारे वाला बोला कि मैं बास्केटबॉल तेरे को कैसे दूं यार, मैं खेल रहा हूँ, टीम में बट रहे हैं। तो बोला मैं मेरे भाई को बुलाता हूँ। इसका भाई जी कई दिन से हथियार रखता है। पोता गांव के अंदर में कल सूचना मिली थी कि भाई पोता गांव के अंदर में गोली चलेगी। जिस सूचना पर मैं स्टाफ सहित और मेरे मुलाजिम कर्मचारियों सहित वहाँ पर पहुंचा था। पूछने के बाद में वहाँ पर मिला था, तो वहाँ पर लोकेश नाम के आदमी का हमने बयान अंकित करके एफआईआर दर्ज कर दी है। जो आरोपीगण है उनके लिए हमने टीम बना दी है और लोकेश का मेडिकल भी करा दिया है और टीम में दबिश डाल दी, उनको गिरफ्तारी के लिए शीघ्र गिरफ्तार करके। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वजीराबाद इलाके में मौजूद बालाजी मेडिकल स्टोर संचालक ने मोबाइल चोरी के शक के चलते एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वह मृतक के शव को रेवाड़ी के बावल इलाके में खेतों में दफनाकर पुलिसिया जांच को गुमराह करते आ रहे थे। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो इसके मेडिकल स्टोर के मालिक थे, उन्होंने
इस बात के शक में कि इन्होंने हमारे मोबाइल चोरी किए हैं, इस बात को लेके उससे पूछताछ की और उसके साथ मारपीट की और उससे ज़बरदस्ती फ़ोन चोरी की हाँ करवाई। और उसके बाद उसके फादर को भी बुलाया गया और उसके बाद वो जब अपने घर चला गया बाद में, तो उसको वहाँ से घर से फिर उठा के लेके आए और उसके साथ मारपीट करी और उसके बाद से वो लड़का गायब है। तो इसके मेडिकल स्टोर के मालिक थे, उन्होंने इस बात के शक में कि इन्होंने हमारे मोबाइल चोरी किए हैं, इस बात को लेके उससे पूछताछ की और उसके साथ मारपीट की और उससे ज़बरदस्ती फ़ोन चोरी की हाँ करवाई। और उसके बाद होडल नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही होडल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक चालक वाहन को छोड़कर वहां से फरार हो चुका था। मामले में जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि सद्दीक अपनी पत्नी और भाई के साथ दिल्ली के संगम विहार से अपने गांव के लिए निकला था। तभी से उजीना ट्रेन के पास बाइक अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से जा टकराई। इसके साथ ही ट्रक से भी वो टकरा गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज की खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई थी। इन झुग्गियों को हटाने के लिए खुद सीएम मनोहर लाल ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद डीटीपी विभाग की तरफ से इन झुग्गियों को हटाने का काम शुरू किया गया और करीब 3000 झुग्गियों को खाली कराकर उन्हें तोड़ा गया। इस सरस्वती कुंज में करीब 15000 झुग्गियां अवैध रूप से विकसित हुई हैं। इन सभी झुग्गियों को हटाने के लिए पहले ही विभाग की तरफ से मुनादी करा दी गई थी। 5000 से ज्यादा झुग्गियों को डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से तोड़ा गया। तो वहीं यह भी साफ कर दिया गया कि जिन लोगों ने इन झुग्गियों को विकसित किया था, उनको चयनित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने 3000 झुग्गियां तोड़ी हैं सरस्वती कुंज में और आज भी हम उम्मीद है कि 5000 झुग्गियां तोड़ेंगे। अभी और भी पॉकेट्स हैं, उस पर हम आज ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा जेसीबी के साथ कल से कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल काफ़ी क्लियर कर देंगे। सर, जिस तरह से भूमाफिया ने कब्जा किया होता सरकारी जमीन पर, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, भूमाफियों के ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। हम चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों ने ये झुग्गियाँ लगवाई थी और कौन लोग पैसे इनसे ले रहे थे। करनाल में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के कई जिलों में कई इलाकों में प्रशासन सतर्क हो गया। कैथल में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर सर्च अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने होटल, सराय और धर्मशाला में भी जांच की। नांगल चौधरी में जिला पुलिस कप्तान के निर्देश के अनुसार यातायात पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में लगी है और इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने नांगल चौधरी में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान काटे। नियमों की अवहेलना करने वाले खासकर मोटरसाइकिल पर 3 सवारी और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब के आदेश है कि जिला भर में ट्रिपल राइडिंग सवारी करने वाले जो जवान लड़के हैं उनको मतलब पकड़ना है, उनके चालान करने हैं। जो विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल हैं उनके चालान करने हैं, विदाउट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व्हीकल हैं उनके चालान करने हैं।
गुरुग्राम के सोहना खंड के दमदमा गांव में बेटियां एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में न जाकर गांव के बाहर टेंट के नीचे पढ़ाई कर रही हैं, वो भी चिलचिलाती गर्मी में। आखिर क्या है इनकी मजबूरी, देखिए इस रिपोर्ट में। शहीदों के गांव में बेटियां असुरक्षित। बेटियों को स्कूल जाने में लगता है डर ऐसा कि टेंट में पढ़ने को मजबूर हैं बेटियां। गांव के शिक्षित लोग ले रहे हैं क्लास। कहने को तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता देखी जाए तो अलग ही नजर आती है। गुरुग्राम के सोहना खंड के दमदमा गांव में आज वो हालात है कि गांव की बेटियां हायर एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में ना जाकर गांव के बाहर टेंट के नीचे पढ़ाई कर रही हैं, वो भी चिलचिलाती गर्मी में। दरअसल दमदमा गांव की ये छात्राएं गांव में मिडिल स्कूल होने के कारण पड़ोस के गांव अभयपुर में पढ़ने के लिए जाया करती थी, जहां 12वीं तक का सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये 2 गांव में इकलौता स्कूल है जिसमें को एजुकेशन लागू है, लेकिन सोमवार को इस स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दमदमा गांव और अभयपुर गांव के छात्रों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि अभयपुर गांव के छात्रों ने कुछ लड़कों को बुला लिया जो क्लास में पढ़ते भी नहीं थे। उन्होंने स्कूल में आकर दमदमा गांव के लड़के और लड़कियों पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। अभयपुर स्कूल में पढ़ते हैं और 12वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी क्या समस्या आ रही है? 3 दिनों से आप अपने गांव में ही पढ़ रहे हैं, क्या समस्या हुई है अभयपुर स्कूल में? सर वहाँ पे उस दिन पढ़ रहे थे तो पीछे गेट तोड़ के आ गए थे और फिर उसने ये नहीं देखा लड़का है लड़की, उनमें सबने मारा उसको। अच्छा, कौन लोग थे वो जो मारपीट करने आए थे? नहीं पता, उन्हें ढाटा लगा रखा था। क्या नाम है, मंडे को हुआ था जो जिस दिन 2 तारीख थी। अच्छा, तो उस दिन हम पढ़ रहे थे, हिंदी का पीरियड लग रहा था। तो जैसे हम पढ़ रहे थे 15 मतलब पढ़ाई हुई 15-10 मिनट हुई होगी, तब हमें आवाज आई मतलब खुड़खुड़ाने की, जैसे कि उनके पास वो था डंडे वगैरह थे। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो बच्चों ने देखा कि पीछे मतलब कि जिसने ढाटे वगैरह बांध रखे थे वो आया। तो जिससे वो भागने के लिए भागे बच्चे, तो वो जिससे बच्चों को मार रहे थे तो वो भागड़ हो गई। वहीं अभयपुर गांव के लड़कों ने जब क्लासरूम में घुसकर लाठी डंडे से हमला किया तो गांव के अध्यापक भी टेबल के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए और इस पूरी घटना में दमदमा गांव के कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए, जिसके बाद छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव के सरपंच ने गांव के बाहर टेंट लगाकर पढ़ाई की व्यवस्था की है। भयपर स्कूल में हम तो मारा जाता है, रोज रदाई होती है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो हमारा स्कूल 12वीं तक हो जाए। तो अब डर लगता है अभयपुर स्कूल जाने में कि वहाँ फिर दोबारा मारपीट करेंगे? जी सर। तो अब कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? कब तक ऐसे खुले में पढ़ेंगे? जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं हो जाए। देखिए भाई साहब, पिछले दिनों की घटना है, सोमवार की घटना है। जिस तरह से ये घटना घटी है उस तरह से कोई भी पेरेंट्स और कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि हम उस स्कूल में पढ़ें। बाहरी तत्व आकर के नकाबपोश आकर के गेट तोड़ गए, पिछला गेट तोड़ गए। उस क्लासरूम जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ घुस करके लाठी डंडों से मतलब लाठी डंडे इतनी बुरी तरह बरसा गए हैं, आपने देखा भी होगा। लड़कियों को कितनी चोट है, लड़कों को बहुत चोट है। तो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात में कम से कम पढ़ सके। हालांकि ये मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने अभयपुर गांव के कुछ लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। लेकिन दमदमा गांव के लोग और सरपंच इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक दमदमा गांव के मिडिल स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाता तब तक वो गांव की बेटियों को यही पढ़ाएंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।